दोस्तों नमस्कार। विश्व बैंक और आईएमएफ के बगैर यह दुनिया चल नहीं सकती है। पैसा नहीं होगा तो फिर गरीब देश क्या करेंगे। कर्ज में डूबे हुए विकासशील देशों के सामने कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है कि उनकी कर्ज माफी हो जानी चाहिए। यानी विश्व बैंक और आईएमएफ अगर मजबूत नहीं हुए और दुनिया की अर्थव्यवस्था को साधने की दिशा में अगर यह दुनिया नहीं बढ़ पाई और उसमें G20 की भूमिका कितनी बड़ी है, खास तौर से आने वाले वक्त में जो भी संकट इस दुनिया के सामने है उसे साधेगा कौन, रास्ता निकालेगा कौन। युद्ध के बादल तो मंडरा रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है। विश्वास इस तरीके से डिग चुका है कि महाशक्तियां युद्ध करने पर आमदा हो चली है, लेकिन रास्ता निकलेगा कैसे। और शायद यही वो सवाल था जिस सवाल के इर्द गिर्द दिल्ली में हो रही G20 की बैठक फंसी हुई थी। बीते एक बरस से लगातार 200 जगहों पर बैठक दर बैठक होती चली गई, लेकिन कोई नतीजा सर्वसम्मति का निकलता नहीं था। एक तरफ रूस और चीन, दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश। भारत के सामने भी कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि आखिर इन दोनों परिस्थितियों के बीच में वह किस तरीके से दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान करवा दे। और शायद यही वो सवाल एक बरस पहले इंडोनेशिया के बाली में आया था, लेकिन उस दौर और इस बीच में काफी अंतर आ चुका है। उस दौर में कुछ संभावनाएं थी, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से यूक्रेन के पीछे नाटो देश खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, जिस तरीके से चीन इस दौर में रशिया के साथ खड़ा है, और स्थिति ये आ गई है कि वन बेल्ट वन रोड को लेकर बीजिंग में अगले ही महीने बैठक होनी है और उसमें पुतिन जाएंगे, इसका ऐलान वो कर चुके हैं। यानी दुनिया की नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका कल कहां खड़ा होगा, रूस और चीन कहां पर होंगे, लेकिन उसके आगे का सवाल है भारत खुद को कहां खड़ा कर पाएगा। और शायद इसी नजरिए से G20 की बैठक और दिल्ली घोषणा पत्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से बरस भर के भीतर जो नहीं हो पाया, वो बीते 24-48 घंटों के भीतर जिस तेजी से हुआ, उसने 2-3 बातों को दुनिया के सामने साफ कर दिया। पहली बात तो यही कि युद्ध अपनी जगह पर है, लेकिन उस युद्ध के आसरे समूची दुनिया के भीतर के विकास को और अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता है। जो संकट समूची दुनिया के सामने है वह सिर्फ रूस और यूक्रेन इर्द गिर्द उसके घुमाया फिराया नहीं जा सकता है। और शायद इसीलिए जो 1 दर्जन पॉइंट के जरिए दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान हुआ, उसने बहुत साफ तौर पर 3 संकेत दे दिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इकोनॉमी को समझना, संभालना और उसको गरीब और विकासशील देशों के साथ जोड़ने की जरूरत है, इसको भारत ने खुले तौर पर अपने दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए रखा। जो जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है और उसमें पृथ्वी बचेगी कैसे, और पृथ्वी बचेगी तो ऐसे में हरित एनर्जी का कोई मतलब समझता है या नहीं समझता है। एक साथ सबका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी क्या पश्चिमी देशों को नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मंत्र भारत के जरिए और दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए निकल कर आया, अगर उसके एक एक पॉइंट को आज परखना शुरू करें तो 3 बातें जो हम कह रहे हैं उसमें इकोनॉमी है, सामूहिक विकास है और पृथ्वी को बचाने की परिस्थितियों में युद्ध के दायरे में खड़े देशों को यह संदेश देना है कि कोई एक कानून तो होना ही चाहिए, अन्यथा चीजें टिकेंगी नहीं। और शायद इसीलिए यूक्रेन शब्द से परजे नहीं की गई, यानी उस शब्द को छुपाया नहीं गया। यूक्रेन शब्द भी आया, टेररिज्म भी आया, और टेररिज्म के आश्रय कहीं ना कहीं युद्ध के संकेत देने की दिशा में रशिया को भी कोई ना कोई संदेश जरूर गया। तो क्या वाकई दिल्ली घोषणा पत्र ने दुनिया को कोई एक ऐसी राह दिखा दी कि युद्ध के वक्त भी लकीरें खींची जा सकती हैं, और ऐसी लकीरें जो दुनिया को रास्ता दिखाए। हमें लगता है एक एक पॉइंट को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि पहला पॉइंट ही बहुत साफ तौर पर कहता है कि सभी देशों को यूनाइटेड नेशन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। यह सवाल एक तरफ यूएन चार्टर्ड का जिक्र करता है, दूसरी तरफ अगला सवाल कोई यह भी कह सकता है कि यूनाइटेड नेशन में
जब रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, उस पर भारत ने बीच का रास्ता तो दूर, उसमें एब्सेंट होने की परिस्थितियों के साथ वह क्यों खड़ा हो गया? यह सवाल किया जा सकता है। अगला सवाल यह होगा, क्या उसको याद रखा जाए या आगे बढ़ा जाए? और G20 आगे बढ़ने की दिशा में इसलिए था क्योंकि अमेरिका की निगाहों में IMF और वर्ल्ड बैंक और इस दौर में क्रिप्टो करेंसी को जो कई देश प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से पटरी पर कैसे लाया जा सकता है, यह भी अमेरिका के जहन में था। तो पहली बात खुले तौर पर जाती है कि अमेरिका के रास्ते पर G20 का दिल्ली घोषणा पत्र पहले कदम को उठाता है। दूसरी बात थी कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे और भारत की पहल वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर दुनिया ने चुन लिया तो इसका बहुत लाभ थर्ड वर्ल्ड को होगा, जिसको साउथ की दृष्टि से देखा जाता है इस दौर में। और खास तौर से G20 में जब अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल किया गया तो उसका एक संदेश और था कि इस दौर में G20 के भीतर भारत सबसे निचली पायदान पर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से खड़ा हुआ है। और उसके बाद अब अफ्रीकन कंट्रीज का समूह जब उसमें शामिल होगा तो उसके कई देश भारत के भी नीचे होंगे। यानी कहीं ना कहीं एक पूरा गोल G20 के जरिए नई दिशा में दुनिया को संदेश देते हुए खड़ा होता है। तीसरी बात थी बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया जाए और इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। ये बायोफ्यूल अलायंस के साथ कहीं ना कहीं एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य को भी जोड़ा गया और साथ ही ग्रीन और लॉ कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, इसे भी जोड़िए। लेकिन यह हर किसी को पता है कि भारत में कटते हुए पेड़, ब्राजील में कटते हुए पेड़, अमेरिका के भीतर से निकलता हुआ कार्बन और खास तौर से डेवलप स्टेट दुनिया में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को फैला रहे हैं, उसने भी यह संदेश दिया। क्या यह सब कुछ सिर्फ ऐलान करने भर के लिए है या एक संदेश है कि कम से कम समझिए, पृथ्वी को बचाना है, कोई संदेश तो जाना चाहिए। दूसरा कदम बहुत साफ कहता है कि भारत ने उस रास्ते को पकड़ा जहां पर हर देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं, उस मुश्किल हालात को साधने के लिए हर कोई साथ तो खड़ा हो। निजी तौर पर जो भी टकराव हो उसको दरकिनार कीजिए। दो बातों को समझ लीजिए कि हर देश के सामने इस दौर में जो जलवायु परिवर्तन की दिशा और इकोनॉमी का संकट, उस पर बढ़ती गरीबी, महंगाई और तमाम परिस्थितियां, उसको साधने के लिए अपने अपने दायरे में एक एक कदम उठाना होगा। सहमति बन गई। उसके बाद है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाए, उन्हें बेहतर, बड़ा और ज़्यादा कारगर बनाया जाए। वर्ल्ड बैंक में और पैसा दिया जाना, इसको लेकर अमेरिकी कांग्रेस ने पास भी कर दिया $25 बिलियन का। सवाल यह था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छोटे देश, गरीब देश, विकासशील देश, यह जो कर्ज में डूबे हुए हैं, इनको राहत कौन दिलाएगा? क्या इसका जिक्र करने की दिशा में कुछ लिखा जा सकता था? लेकिन यहां सबसे बड़ी मुश्किल थी कि भारत ने यहां पर भी दिल्ली घोषणा पत्र के भीतर एक छोटी सी लकीर को हटाया, एक बड़ी लकीर जोड़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि मल्टी डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी और इसके दायरे में IMF और वर्ल्ड बैंक आते हैं। लेकिन दूसरा सच यह है कि दुनिया के भीतर जितने भी कर्ज में डूबे हुए देश हैं, उसका 2/3 तकरीबन $41 बिलियन यह जो है चीन के जरिए कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी चीन की जो वन रोड वन बेल्ट की नीति है और जिसके जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश किस हालात में है या श्रीलंका किस हालात में है, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो टकराव कहीं पर ना आए। तो कर्ज से मुक्ति राहत अवस्था में कैसे वर्ल्ड बैंक और IMF दे देगी, इस पर खामोशी। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें मजबूत करना चाहिए क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मजबूत ये होना चाहिए। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ को लेकर इस दौर में एक होड़ मची हुई है कि ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा, चीन करेगा या भारत करेगा? भारत अपने तौर पर तैयार है। एक लिहाज से सोचिए कि ग्लोबल साउथ ही थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज कही जाती है, जिसमें लैटिन अमेरिका भी आता है।
तो क्या उसको लीड करने की स्थिति में भारत ने इस प्रस्ताव को पास कर दुनिया में संकेत दे दिया कि दरअसल ग्लोबल साउथ में वही सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है? लेकिन इसके बाद का सवाल उसके और आगे जाता है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिक्र हुआ कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। रिजर्व बैंक ने बहुत साफ भारत सरकार को कहा था कि क्रिप्टो करेंसी की इजाजत मत दीजिए, और क्रिप्टो करेंसी अगर धीरे धीरे भारत के भीतर पैर जमाने लगेगी तो अपनी ही करेंसी पर से हमारा अपना प्रभाव खत्म होगा, और क्रिप्टो करेंसी जिसको दुनिया के ताकतवर लोग चलाने लगेंगे वह किसी भी देश को किसी भी दिशा में हाँक पाएंगे। भारत उस क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्हीं डेवलप स्टेट के साथ खड़ा हुआ जहां पर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने का विचार हुआ और इस पर सहमति की मोहर लग गई। सभी की सहमति थी। उसके बाद था कि जो कर्ज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के मद्देनजर भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने की बात पर जोर दिया। रास्ता नहीं निकला, जोर दिया, क्योंकि इस दौर में सभी देश जो गरीब और विकासशील देश हैं कर्ज में डूबे हुए हैं। भारत के ऊपर भी जबरदस्त कर्ज है, और खास तौर से मोदी एरा में तो यह कर्ज जिस रफ्तार से बढ़ा है, इस रफ्तार से आजादी के बाद कभी नहीं बढ़ा था। लेकिन बावजूद इसके एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, यानी संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करता हुआ यह दिल्ली घोषणा पत्र हर किसी को एक ही मैसेज दे रहा है, कुछ कीजिए, तो एक ऐलान तो होने दीजिए, उस दिशा में कदम तो बढ़ाइए, आगे देखेंगे जब टकराव की स्थिति आएगी तब परखा जाएगा। उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उसके बाद था कि दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड दिया जाएगा। ये फंड जो विकास करने वाले परिस्थिति होती है जहां जहां वो सबसे बड़े बाजार के तौर पर होता है, और उस बाजार के लिए आईएमएफ पॉलिसी बनाती है, वर्ल्ड बैंक पैसा देती है। और भारत के भीतर भी जो बाजार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उस बाजार को लेकर विश्व बैंक और आईएमएफ ने बहुत लोन दिया है, कई योजनाओं को शुरू किया है। आसान शब्दों में कहे तो नल से जल तक की योजना वहीं से निकल कर आई। इस ग्रामीण भारत के भीतर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़क बनाने का पैसा वहीं से निकल कर आया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से निकल कर आया। तो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी जगह पर जहां पर विकास हो सकता है, यानी एक मार्केट बन सकता है, उस मार्केट को स्पेस मिलना चाहिए, और उस मार्केट के स्पेस में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपकी मदद करेंगे। ये खुले तौर पर सहमति बताई गई, और हर किसी की सहमति इस पर होगी भी। ग्रीन और लॉ कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। जिस तरीके से कार्बन को दुनिया में फैलाया जा रहा है, या उसके मद्देनजर जो जलवायु परिवर्तन और बाकी सवाल एक झटके में आ रहे हैं, और भारत तो इससे दो चार लगातार हो रहा है। बरसात हो रही है तो बरसात हो रही है, बरसात नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है। इन परिस्थितियों के भीतर दोबारा से विकसित देशों की दिशा में देखने को दिल्ली तैयार है, और विकसित देश मुहर लगाने को तैयार हैं। तो दिल्ली घोषणा पत्र का यह हिस्सा भी हमारे सामने सहमति के साथ खड़ा है। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की, और इसमें 9 बार आतंकवाद का जिक्र किया गया, जिस तरीके से 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया। तो यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या रूस ने जो अटैक किया, उस अटैक के मद्देनजर उसको टेररिज्म के दायरे में या वार की दृष्टि से देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? क्योंकि यूएन चार्टर के हिसाब से सबको चलना चाहिए, जिस पर रशिया नहीं चला, और रशिया का विरोध करने के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशन के बीच अपनी भूमिका दिखाई कि पहली जरूरत हमारे देश की है। और यह जो दिल्ली के भीतर जो घोषणा पत्र का ऐलान है, वो पहला मैसेज हर देश के लिए है। आपको अपनी परिस्थितियों से पहले दो चार होना है, तो उनको संभालने की दिशा में भी आप ही को काम करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके युद्ध काल के दौर में जब सहमति ना बन पा रही हो, और भारत उस नई विश्व व्यवस्था के बीच में आकर खड़ा हो चला हो, जहां पर एक तरफ रशिया और चीन है, दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज है, और पूरे यूरोप के भीतर अगर तेल भी जा रहा है और रशिया से जा रहा है, तो भारत के रिफाइनरी सेक्टर से होते हुए भारत सप्लाई कर रहा है, भारत को मुनाफा मिल रहा है। रूस से सस्ते में तेल लगभग 40,000 करोड़ का लाभ हो चुका है। जो दुनिया भर में आयात किया जा रहा है, उससे भारत की तमाम कंपनियां प्रॉफिट में जा चुकी है। तो क्या अपनी अपनी आर्थिक परिस्थितियों को संभालने के मद्देनजर पहली बार दुनिया के युद्ध के संकट ने भारत को एक जीवन दान दिया, और इसको बाखूबी भारत ने अपना लिया? इस सवाल से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जिस तरीके से 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और संस्थानों के साथ जो बहुपक्षवाद है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। यह जो 21वीं सदी का मसला है वो बिल्कुल 1947 की आज़ादी के बाद 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने होगा, कमोवेश इसी उम्मीद को जगाती हुई परिस्थितियां हैं वो। तो भारत के इस ऐलान के साथ कि दिल्ली घोषणा पत्र का पहला मतलब यही है कि हम उन पॉइंट्स को लेकर आएंगे जिस पर सभी की सहमति हो जाए। जहां पर विरोध होगा उस पॉइंट का हम जिक्र ही नहीं करेंगे। इसीलिए युद्ध वाले स्थिति में उस पैराग्राफ को हटा दिया गया और जो घोषणा पत्र के भीतर ऐलान हुआ उसमें इस बात का जिक्र था कि भारत ग्लोबल साउथ को कैसे अगुवाई करे। उसमें लैटिन अमेरिका आता है, उसमें एशिया आता है, अफ्रीका आता है, ओशियाना आता है। और ये एक सवाल है कि इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका नहीं आते हैं। तो इन देशों की अगुवाई करने के लिए अगर भारत को खड़ा किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि चीन के खिलाफ दुनिया खड़ी हो सकती है और भारत इसका लाभ उठाने से चूकेगा नहीं। और अगर नहीं चूक रहा है तो इसमें फिर दो सवाल खड़े होते हैं। तो क्या इस दौर में कम से कम साउथ एशिया में टकराव की नई परिस्थिति तो नजर नहीं आएगी, या जिस तरीके से वन बेल्ट वन रोड को लेकर अक्टूबर के महीने में बीजिंग में सम्मेलन तीसरा होने वाला है और उसमें 90 देश पहुंचेंगे और खुद पुतिन भी वहां पर पहुंचेंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी। लेकिन फिर लौटिए दिल्ली में और दिल्ली के जरिए समझने की कि G20 की पहली जरूरत भारत की एक सहमति के साथ उस घोषणा पत्र के ऐलान की थी जिसका बरस बरस से इंतजार हर मंत्रालय कर रहा था। फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई सहमति नहीं बना पा रही थी, अलग अलग मंत्रालयों के बीच सहमति नहीं बनती थी क्योंकि झटके में जिक्र इस बात का आता था रूस और यूक्रेन युद्ध। यानी दुनिया में अनाज का संकट हुआ, महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, लेकिन इन सब के बीच युद्ध की परिस्थिति आते ही हर कोई अपनी दिशा में चल जाता था। भारत और दिल्ली घोषणा पत्र ने यह संकेत दिए कि वह अपनी जगह है, हर किसी को एक रास्ते पर चलने की दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए यहां पर 2008 को याद करने की जरूरत है जब दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबी हुई थी। उस बरस जब G20 की बैठक हुई तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने दुनिया के सामने नहीं बल्कि अमेरिका तक को यह संदेश दिया कि हमारे ऊपर क्राइसिस का असर नहीं पड़ा है जो दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, और हम भारत ही अमेरिका जैसे देश में 50 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की स्थिति में है। उस दौर की परिस्थिति और मौजूदा वक्त की परिस्थिति में एक व्यापक अंतर है और शायद 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया के सामने आई थी और भारत की उस समय जो भूमिका थी, उसी के बाद यह निर्णय लिया गया था कि अब फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के कर्ता धर्ता नहीं आएंगे बल्कि अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को भी आना चाहिए। और इसीलिए वो शिखर सम्मेलन के तौर पर बढ़ना शुरू होता है और वो शिखर सम्मेलन भारत में ही आकर एक नए टर्न के मोड में आता है जहां पर सीधा संवाद किया जाता है कि G20 के जरिए, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत आर्थिक तौर पर इसमें सिमटी हुई है, तो अगर इसने कोई उम्मीद नहीं जगाई और घोषणा पत्र पर सहमति नहीं हुई तो दुनिया के सामने संकेत अच्छे जाएंगे नहीं। इस पर सहमति बन गई और शायद इसीलिए जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें कुछ इस दौर में कोविड-19 महामारी का होना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जिक्र होना, सीरियाई गृह युद्ध का जिक्र होना, ध्यान दीजिए इन सभी पर पिछले दिनों चर्चा हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। और शायद इसीलिए अब यह सवाल है कि जो वैश्विक वजहों से आर्थिक परिस्थितियों से दो चार होने की स्थिति में दिल्ली घोषणा पत्र को खुद को खड़ा किया है, तो क्या जब अगली बार ब्राजील में G20 की बैठक होगी तो इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में वो चिंतन मनन करेगी कि क्या सफल हुए या सिर्फ एक घोषणा पत्र है। क्योंकि 1999 के बाद से 2022 तक यानी इंडोनेशिया तक अगर आप तमाम घोषणा पत्र के ऐलानों को देखें तो उसका असर कोई दुनिया पर नहीं पड़ा है। अपने देश की आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अमेरिका चीन से भी टकराता है, रशिया से भी टकराता है, रशिया चाइना के साथ भी खड़ा होता है, चाइना रशिया के साथ भी खड़ा होता है, ईरान अमेरिका के विरोध में भी आता है, रशिया के साथ भी आ जाता है, भारत बीच का रास्ता अपनाते हुए उसके साथ भी रहता है, इधर भी रहता है, क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक माली हालत खुद को स्वावलंबी बनाने की नहीं है।
तो क्या G20 के भीतर से निकला हुआ घोषणा पत्र एक ऐसी उम्मीद है जिस उम्मीद को सिर्फ देखना है, या उस उम्मीद के आश्रय भविष्य की एक ऐसी चाह है जहां पर पूरी पृथ्वी में हर कोई एक अपने आप को परिवार के तौर पर मानने लगे और ये मान ले कि सभी की जिंदगी एक बराबर है? क्या ये सही है? तब तो जो देशों के भीतर जिस तरीके से विकसित देश जो काम करते हैं या अपने माल को डंप करते हैं, उन परिस्थितियों और उन डाटा को कोई उभारेगा क्या? उसका जिक्र शुरू होगा क्या? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध रोकने के प्रस्ताव भारत रखे या ना रखे और शांति प्रक्रिया और मध्यस्थता को भारत बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल करे, इसी को लेकर पूरी बहस हो रही थी। तो इस पूरे हिस्से को ही हटा दिया गया और कहा गया इस पर चर्चा छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य तो इसे याद रखेगा कि क्या वाकई कोई प्रस्ताव निकला था, कोई घोषणा पत्र हुआ निकला था या नहीं निकला था। तो वो तो निकल गया। अब ये साझा घोषणा पत्र के मद्देनजर हमें लगता है याद इसलिए कीजिए क्योंकि रूस और चीन रियायत देने पर सहमत नहीं है यूक्रेन को लेकर, और अमेरिका और पश्चिमी देश युद्ध की निंदा होनी चाहिए, इससे कम स्वीकार इस दौर में करना नहीं चाहते हैं। तो क्या कूटनीति के लिहाज से भारत ने एक ऐसी सोच दुनिया के सामने रखी जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार शुरू हुआ था, उस कोल्ड वार के बीच में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका थी, इस दौर में वह भारत पर आकर सिमट गई और भारत इन दो मंचों से इतर अपनी मौजूदगी का एहसास इस बात को लेकर कराते हुए निकल पड़ा कि देखिए नई विश्व व्यवस्था बन रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भीतर में कोई नहीं कह सकता है कि जो इस वक्त महाशक्ति है वो आने वाले वक्त में भी महाशक्ति रहेगी। और अगर युद्ध की परिस्थिति और इसमें परमाणु युद्ध तक की धमकी दी जाती है तो फिर पृथ्वी बचेगी ही नहीं। तो परमाणु युद्ध की धमकी नहीं देनी चाहिए, यूएन चार्टर कहता उस दिशा में आपको जाना नहीं चाहिए। सारी बातों का समावेश भारत ने अपने घोषणा पत्र के जरिए जिस महीन कूटनीति के आश्रय किया, उसमें दुनिया के तमाम देश भौचक हो सकते हैं कि यह कमाल कैसे हो गया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि हर देश के अपने अंतर्विरोध उसकी अपनी जरूरतों को लेकर हैं और उसके अपने कंट्राडिक्शंस को भारत ने अपने घोषणा पत्र के जरिए भविष्य की गर्भ में सारी चीजें फेंक डाली और कहा कि यह है 12 पॉइंट का घोषणा पत्र, इस पे आपकी सहमति हो तो खड़े हो जाइए, क्योंकि G20 का मतलब तो आर्थिक तौर पर ही दुनिया को स्वावलंबी, विकसित और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ा करने का है। इसमें कोताही क्यों बरती जाए? 3 बात जो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण है, रूस, चीन और अमेरिका क्या सोचेंगे। अमेरिका के लिए बेहतरीन है वर्ल्ड बैंक और IMF, क्रिप्टो करेंसी बेहतरीन चीज है। चीन और रशिया के लिए बेहतरीन इस मामले में है क्योंकि अभी भी भारत मध्यस्थता की स्थिति में दुनिया के बीच में खड़ा हुआ है, जो उनके साथ भी है और उधर भी है, यानी उसने किसी साइड में अभी नहीं किया है। जो दुनिया के दूसरे देश जिसमें खास तौर से ग्लोबल साउथ का जिक्र है और खास तौर से जो अफ्रीकी देशों के संगठन को शामिल किया गया उनका जिक्र है, जिसमें 55 देश हैं, उन देशों को शामिल करके भारत ने अपने तौर पर मैसेज बहुत साफ दिया कि उसके दौर में ये चीज़ें हुई है, यानी अफ्रीका के साथ भारत के संबंध सांस्कृतिक तौर पर रहे हैं। ये अलग मसला है कि चीन यहाँ पर खुश इसलिए होगा क्योंकि चीन ने सबसे ज़्यादा निवेश अफ्रीकी कंट्रीज़ में किया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं जहां पर निवेश का सवाल आएगा, इकोनॉमी का सवाल आएगा, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के सामने भी, जिसमें तंजानिया है, घाना है, नाइजीरिया है, उनके सामने भी सवाल होगा। अब वो क्या करें? वह भी कहेगा हमने ही अगुवाई की और पहली पहल तो हमने ही की थी। शेरपाओं की बैठक में पहली पहल अफ्रीकन कंट्रीज़ को लेकर रूस ने की थी, इकोनॉमी को लेकर चीन ने की थी, इस दौर में भारत ने की है। हर कोई अपने अपने तरीके से संतुष्ट हो सकता है और सबसे बड़ा मैसेज इस दौर में यही है कि भारत अगले बरस चुनाव की दिशा में जा रहा है और यह G20 की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई है। राजनीतिक तौर पर इसका लाभ उठाने से नरेंद्र मोदी चूकेंगे नहीं और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि भारत की धूमिल हो रही थी उसको कहीं ना कहीं साध पाने में वह कुछ सफल हो जाएंगे। क्या ये कहा जा सकता है, खास तौर से जब
जब घोषणा पत्र के भीतर सभी धर्मों के प्रति एक राय रखने का विचार हो और भारत के भीतर ही एक धर्म को लेकर पशोपेश की स्थिति में राजनीतिक सत्ता हो, मोदी सत्ता रह रही हो, जो मानवाधिकार के सवाल हैं देश के भीतर और दुनिया को लेकर उठाए गए सवाल हैं, उसमें भी भिन्नता है। तो भारत के अंदर की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संदेश, दोनों को एक साथ यहां पर आप रख नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि कूटनीति में भारत सफल हुआ, राजनीति में मोदी सफल होंगे या नहीं होंगे, इंतजार इसी बात का करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।